हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल ऑफ एनसीईआरटी लॉ एकेडमी। सो आज हम करेंगे क्लास 7th एसएसटी का सेशन एंडिंग एग्जाम का एक ओरिजिनल केवीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ये केवीएस का है। सो लेट अस स्टार्ट। मार्क्स इसके 60 है इन द दिल्ली रीजन। दिल्ली रीजन के अंदर ये पूरा पेपर आपका 60 का ही है। देयर आर 23 क्वेश्चंस इन दीज पेपर, 23 है और 8 तो एमसीक्यूज है और आपका 4 नंबर का एक मैप क्वेश्चन है इसके अंदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गोंड राज्यों के विभाजन का एक विशेष कबीले द्वारा निमंत्रित किया गया था, जिसे क्या कहते थे? अ डिवीजन ऑफ गोंड किंगडम्स कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर क्लैन वाज टर्म्ड एज ग्रह। गढ़ कहते थे उसे, जैसे आपने पढ़ा था गढ़कटंग। वैसे ही इसे गढ़ कहते थे। तो ऑप्शन सी वुड बी राइट। मिस्र में कौन सी फसल प्रसिद्ध है? मिस्र अर्थात इजिप्ट। इजिप्ट में कौन सी फसल प्रसिद्ध है? मक्का, गेहूं, कपास, इनमें से कोई नहीं। विच क्रॉप इज फेमस इन इजिप्ट? मेज, व्हीट, कॉटन, नन ऑफ दीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इजिप्ट आपका सहारा डेजर्ट के अंदर है एंड यू नो सहारा डेजर्ट बहुत ही हॉट डेजर्ट है। तो उसके अंदर ऐसा कोई क्रॉप ही ग्रो नहीं होगा जो मेज हो या व्हीट। और कॉटन इजिप्ट का फेमस क्रॉप है, सो कॉटन वुड बी द राइट आंसर। कथक के प्रमुख संरक्षक थे। कथक के प्रमुख संरक्षक, द मेजर पेट्रॉन्स ऑफ कथक वर, दे वर मुगल्स वुड बी द राइट आंसर हियर। मुगल्स। लीलातिकम की रचना डैश भाषा में हुई थी? लीलातिकम की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। तेलुगु योद्धा प्रमुख को नयनकार्स बुलाया जाता था। नयकास, नायक भी बोलते हैं आप लोग। नायक। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? वेयर इज वन हॉर्न राइनोसोरस फाउंड? इट इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। घाघरा प्लेन आपने पढ़ा ही नहीं, और अमेज़न बेसिन के अंदर डिफरेंट एनिमल्स फाउंड होते हैं। राइनोसोरस की तो वहां पे बनती नहीं है बात। गंगा नदी पर स्थित प्रमुख शहर कौन से है? पटना भी है। हरिद्वार सबसे फेमस है। इलाहाबाद पे गंगा तट आधा हल्का फुल्का दिखता है। और घाव, उपयुक्त सभी सही उत्तर है। द क्लोथ मर्चेंट्स सेल देयर क्लोथ फ्रॉम इरोड क्लोथ मार्केट टू ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली। ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली, आपको ये उत्तर पता होना चाहिए कि ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली में वो लोग बेचते हैं अपने कपड़े को। सो द ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। सेक्शन बी, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे, मतलब कि 2 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर था। तो आपको कितने लाइन में लिखनी है? 2 लाइन्स एटलीस्ट तो लिखनी ही है, क्योंकि जब 2 नंबर का है तो 2 लाइन एटलीस्ट लिखोगे तभी नंबर आएंगे। What were the policies accepted by असफ खान to strengthen his power? तो उसने साउथ से बहुत सारी मिलिट्री पावर्स बुलाई थी, उसने मनसबदार्स बनाए थे, उसने मुगल की जितने भी पावर्स थी वो सबको डिक्लाइन कर दिया था और अपने न्यू रूल्स बनाए थे। तो आप 3 ये पॉलिसीज लिख देंगे पॉइंट्स में। Why did the trader pay स्वप्ना a low price? पहली बात तो स्वप्ना was a women के कारण उनको एक लो प्राइस दिया जाता था, पहला। दूसरा कि वहां पर उनकी कम वैल्यू की जाती थी और वो टेम्पररी बेसिस पर थे। तीसरा, गारमेंट टेक्सटाइल के अंदर उनको ज्यादा काम ही नहीं होता था, नो वर्क। और एक की पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा, I mean एक बेनिफिट पॉइंट की स्वप्ना सैलरी वॉज अंडर डेमोक्रेसी के अंदर था ही नहीं। वट डू मीन बाय मास मीडिया? मीडिया क्या होता है? जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं, जो भी आपके सामने हो रहा हो जिससे आप एंटरटेन होते हैं। और मास मीडिया क्या होता है? जिस मीडिया से बहुत सारे लोग, मैनी पीपल कनेक्ट होते हैं। पीपल्स कनेक्ट, मास मीडिया उसे बोलते हैं। सेक्शन सी है शॉर्ट आंसर। यहाँ पर 3 नंबर का 5 क्वेश्चन है, तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 लाइंस तो लिखनी ही लिखनी है, और पॉइंट्स में लिख रहे हो तो 3 पॉइंट्स लिख देना।
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लोरा एंड फौना ऑफ सहारा डेजर्ट। पहली बात तो सहारा डेजर्ट का फ्लोरा मतलब कि वनस्पति, फ्लोरा का क्या मतलब होता है वनस्पति, और फौना मतलब जीव। तो पहली बात तो सहारा डेजर्ट के अंदर नॉट दैट मच वेजिटेशन, उतनी वेजिटेशन नहीं है। कैक्टस है, कॉटन है इजिप्ट में, और जहां पर थोड़ी बहुत मानसून वैनसून सीजन है वहां पर मेज है। और फौना की बात हुई तो आप इन तीनों को पॉइंट्स में लिख सकते हैं चाहे तो, या लाइन में बना करके आप 2-3 लाइन में लिख दीजिएगा। अब फौना की बात हो रही है तो फौना में आप लिख सकते हैं जैसे कि रेटल स्नेक हो गया आपका, रेटल स्नेक, रैट हो गया, एलिफेंट हो गया, रेप्टाइल्स हो गए। और आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं दैट दीज एनिमल्स गो टू माइग्रेशन, और दे गो अंडरनीथ द ग्राउंड, अंडरनीथ चले जाते हैं ग्राउंड के, और जब धूप गर्मी कम पड़ जाती है या शाम हो जाता है तो अपने आप बाहर आ जाते हैं और छुप जाते हैं, जिसको जो अपना खाना होता है वो अपना पकड़ कर खा लेता है। जैसे रेटल स्नेक का कलर ऐसा होता है कि वो रैट को इजीली पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 13, गोंडों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किस तरह भिन्न था? गोंड जो थे वो आपके उड़ीसा के थे, उड़ीसा के, और अहोम जो थे वो आपके असम के थे। पहली बात तो गोंड लोग जो थे वो बदलने लग गए थे राजपूत में, राजपूत वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब वो रूल अडेप्ट करने लग गए थे। अहोम्स लोग क्या करने लग गए थे, वो लोग अपनी सेना को और मजबूत बनाने लग गए थे, अपनी हर एक छोटी छोटी ट्राइब्स को अपने अंदर शामिल करने लग गए थे, उनकी सेना और मजबूत बन दी गई। गोंड्स ने अपने अपने नए पोजीशन बना लिए, अपने विलेजेस को 84 में डिवाइड कर दिया, और अहोम्स ने अपनी टुकड़ियों को और मजबूत बना दिया, मतलब टुकड़ी उनकी जो बट रही थी उसको और भी मजबूत बना दिया। तीसरा उन्होंने ये किया कि उन्होंने गोंड्स लोगों ने दलपत जो थे उनके राजकुमार दलपत ने दुर्गावती से शादी की। दुर्गावती बहुत ही रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक वीर स्त्री थी, लेकिन वह एक छोटे बच्चे को पाल रही थी, जिसके कारण वह उतनी सक्षम नहीं हो पाई कि इतने बड़े मुगल साम्राज्य से जीत सके। लेकिन उन्होंने बहुत दिनों तक युद्ध जारी रखा और आखिर में जाकर के वो हार गई। दे गॉट डिफीटेड बाय द मुगल्स। लेकिन अहोम्स के साथ ऐसा नहीं हुआ, अहोम्स ने मुगल से कोई भी लड़ाई बड़ाई नहीं की थी अभी तक। उसके बाद अहोम्स और गोंड्स दोनों ही बर्बाद हो गए थे। 14, कपड़ा निर्यात करने वाले कारखाने में रोजगार की शर्तों के साथ let us see, describe the condition of employment as well the wages of workers in the garment exporting factory. Do you think the worker get a fair deal? तो इसके अंदर आपको 3 कंडीशन करनी है। पहले तो आपको डिस्क्राइब करना है गवर्नमेंट फैक्ट्री, फिर आपको वेजेस डिस्क्राइब करनी है कितना किसको सैलरी मिलती है, और क्या वर्कर को फेयर डील मतलब क्या उनको उनके मनी के हिसाब से सही मिल रहा है पैसा, वो भी डिस्क्राइब करना है। तो कंडीशन अगर हम डिस्क्राइब करें तो कंडीशन उनकी उतनी बहुत खराब है, जैसे कि टेलर्स को ज़्यादा मिलता है, वुमेन्स को कम मिलता है। जैसे आपने ऊपर ही क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर देखा था स्वप्ना को, ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकेंड है कि वेजेस, जैसे कि एक टेलर को 3000 रुपीज मिल जाता है पर महीने का, और एक वुमेन को आयरनिंग कर रही है, बटनिंग कर रही है, इतना कुछ काम कर रही है, मतलब कि छोटे छोटे काम कर रही है, उसको भी बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए थे, मतलब एटलीस्ट 1000 मिलना चाहिए था, लेकिन 200 300 400 मिल जाता है, वो भी बहुत है उनके लिए। डू यू थिंक द वर्कर गेट अ फेयर डील? सो नो, एब्सोल्युटली नो। पहली बात तो ये आपका क्वेश्चन है कि आपका माइंड क्या बोलता है, माइंड सेट आपका कैसा है। सो इट डज नॉट मीन कि कोई बच्चा यस बोल रहा है तो उसका आंसर रॉन्ग होगा, बस एक रीजन होना चाहिए कि क्यों सही है क्यों गलत है। हो सकता है उसने अपना ऊपर का आंसर थोड़ा अलग लिखा हो सकता है कंडीशन उसने सही लिखी हो, उसने जो देखा हो, बट जो बुक में दिया है तो वो अभी हम बोल रहे हैं। तो नो, क्योंकि वुमेन को कम पैसे मिल रहे हैं और यहाँ पे टेलर्स लोगों को बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, इट्स मीन्स कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और डिस्क्रिमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर
15 वाई इज द लद्दाख कॉल्ड ए डेजर्ट। पहली बात तो डेजर्ट बनने के लिए दो कंडीशन होती है, स्कैरिटी ऑफ वाटर, एरिड फर्टिलिटी, लेस देन 10 सेंटीमीटर इन रेनफॉल। आप पहले कंडीशंस लिखेंगे और लिखेंगे कि ये तीनों कंडीशन लद्दाख फॉलो करता है, इसलिए वो एक डेजर्ट है। और उसके बाद आप ये लिखेंगे कि लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, क्योंकि डेजर्ट जरूरी नहीं कि हॉट हो, कोल्ड हो या कुछ भी हो, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। आप ये जरूर लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू में। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। मीडिया का रोल क्या है डेमोक्रेसी के अंदर। पहली बात तो मीडिया दिखाता है क्या गलत है क्या सही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके लिए, पहली बात मीडिया ये दिखाता है। दूसरी बात कभी कभार मीडिया को इन सभी चीज़ों दिखाने के लिए बंद भी कराना चाहता है, जिसे हम बोलते हैं सेंसरशिप। तो आप सेंसरशिप भी लिखेंगे, सारा पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आपको रोल लिखना है। और ये शॉर्ट आंसर है तो आपको 3 से 4 लाइन में लिखना है, तो और 3 पॉइंट लिखना है, तो सब एक्सप्लेन करना होगा सेंसरशिप। और तीसरा आप लिखेंगे कि मीडिया लोकल मीडिया भी है आजकल, जिससे डेमोक्रेसी बन रहा है कि लोकल इलाकों पे भी जाकर के आजकल न्यूज़ इकट्ठाएं हो जा रही है और गवर्नमेंट उन्हें देख पा रही है। लेट अस कम टू आवर सेक्शन डी। सेक्शन डी, दिस इज लार्ज आंसर। लार्ज आंसर मीन्स कि आप 1 पेज फुल लिखेंगे, 1 पेज फुल आंसर लिखेंगे आप। एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक जी ने अपनी टीचिंग पे फ्री फॉर्म ऑफ गॉड बताया है, बाकी बेकार की रिचुअल्स को गलत साबित किया है, मतलब कि भगवान को पीले ही फूल चढ़ाने हैं, भगवान अगर तुम लोग खा लोगे फिर भगवान की भक्ति में बैठोगे तो तुम लोगों को भगवान हासिल नहीं हो पाएंगे, भगवान आपसे रूठ जाएंगे। इन सभी टीचिंग्स को उन्होंने गलत बताया। उन्होंने बोला है कि भक्ति एक ऐसा माध्यम है जो आपको कनेक्ट करता है, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी करें भगवान उससे नाराज हो जाएंगे। भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए अपने सच्चे बल से भगवान के सामने बैठना होगा। तो गुरु नानक की शिक्षाओं का वाक्य हमने दे दिया। उसके बाद आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं एक एडिशनल पॉइंट कि गुरु अंगद ने भी, उनके जो फॉलोअर्स थे गुरु अंगद जिन्होंने सिक्स बनाए, सिख धर्म का पालन किया, उसके अंदर भी आज ये सब सिखाया जाता है। वाहे गुरु। कारण दीजिए, वर्षा कम हो रही है। धान किसे बोलते हैं, जिससे आपका चावल बनता है। चावल गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी इलाकों में उगाया जाता है। तो पहला रेन फॉरेस्ट आर डेप्लेटिंग, तो आप इसको हाफ पेज में लिख दीजिए, इसको भी हाफ पेज में लिख दीजिए। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन। दूसरा आप कारण ये लिख सकते हैं कि नो रेनफॉल। तीसरा आप लिख सकते हैं पॉपुलेशन इंक्रीजिंग और पेड़ कट हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। और 3 पॉइंट लिख दिए बहुत है। अगर आपको एक और पॉइंट लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रही है, ऐश एंड बर्न कल्टीवेशन टेक्निक यूज हो रही है, जिससे बहुत कुछ पड़ रहा है। तो आपने 5 पॉइंट्स लिख दिए। पैडी इज ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। पहली बात तो पैडी के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर स्टीप फ्लोर्स है, स्टीप फ्लोर्स आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया कि वो मॉनसून सीजन से पड़ा है। तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया कि वहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं फर्टिलिटी है। चौथा कि वहाँ पर क्लाइमेट ही उसका बेस्ट है पैडी के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में। तो 4 पॉइंट यहाँ पर और 4 पॉइंट ऊपर। वाई पीपल गो टू वीकली मार्केट, गिव रीजन। पहली बात तो आइटम्स आर चीपर थिंग्स। दूसरा कंडीशन ये है कि वहां पर लोगों को नो टैक्स, नो जीएसटी कुछ ज्यादा भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तीसरा बार्गेनिंग चलती है वहां पर। देखते हैं कि आप लोग ज्यादातर दुकान में कोई बार्गेनिंग नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर आकर लोग बहुत बार्गेनिंग करते हैं। चौथा कंपटीशन होता है, वहां पर कोई
400 का बेच रहा है तो यहाँ पर कोई 350 का बेच रहा है, जिसके कारण लोग यहाँ पर आकर के ज़्यादा सामान खरीद लेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन ई। सेक्शन ई आपका केस बेस्ड स्टडी है, केस बेस्ड स्टडी। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस गद्यांश। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका हिस्ट्री का एक गद्यांश है, पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ 1000 ईयर बिफोर 715 is a huge challenge because of the scale and variety of development that occurred over the period at different places. Different places में बहुत सारे पीरियड्स और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे कि पर्शियन व्हील आ गया, टेक्नोलॉजीज आ गए, इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और बहुत सारे फूड्स और बेवरेजेस भी आ गए थे, जैसे कि पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी। Remember that all these innovation, new technology and crops came along with people. ये सब people के साथ आए जिन्होंने other ideas के साथ इन्हें belong किया। पहला क्वेश्चन 2 मार्क का, What are new technologies development of these period? तो आप ये लिख सकते हैं कि पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील, फायर आर्म्स और फूड एंड बेवरेजेस। आपने 4 पॉइंट्स लिख दिए, हाफ मार्क्स करके आपको चेकर नंबर दे देगा। नेक्स्ट इज लिस्ट न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस। तो पहले आप लिखेंगे कि पोटैटोज आ गए, कॉर्न्स आ गए, चिली आ गए, टी आ गए, कॉफ़ी आ गई और क्रॉप्स आ गए। ये 6 आप लिख देंगे और आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे 6। नेक्स्ट इज ऊपर के लेट अस सी नाउ जियोग्राफी। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड द प्लेस, people, thing and nature that surround any living organism is called environment. It is combination of natural and human-made phenomena, while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition living on the earth. What is environment? Place, people, thing and nature surround any living organism is environment. Differentiate between biotic. Biotic होते हैं living और abiotic होते हैं non living. एग्जाम्पल दे दीजिएगा बॉक्स बना करके। एग्जाम्पल नॉन लिविंग में लैंड और लिविंग में ट्रीज एंड एनिमल्स। नेक्स्ट इज योर सिविक्स। एवरी स्टेट हैज लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसी। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप गिवन बिलो। नीचे दिए गए मैप में देखिए और show that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituency. From each constituency, the people elect one representative who then become the member of legislative assembly MLA. You would have noticed that the people stand for MLA elections in the name of different parties. These MLA belong to different political party. ये सब MLA डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से। तो डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है कि एक एरिया जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सिलेक्टेड होते हैं या फिर जहां पर एक अपना एमएलए अपना शासन करता है। सेकंड इज हाउ डज एन एमएलए गेट इलेक्टेड? एमएलए गेट इलेक्टेड बाय द वोट ऑफ पीपल, बाय द वोट ऑफ पीपल एंड फॉर पीपल, एंड फॉर पीपल, एंड फॉर पीपल। सेक्शन एफ, ये आपका मानचित्र वाला सेक्शन है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से बहती है आपकी? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी उत्तराखंड से लेकर के आपका बंगाल, फिर आपका असम, फिर आपका जाती है सीधे चाइना में। तो ये मार्किंग आप दिखा देंगे। उड़ीसा की तरह आपका इंडिया का इधर वाले हिस्से पर उड़ीसा है, इधर झारखंड के नीचे उड़ीसा है आपका। लद्दाख आपका ऊपर ही है, इधर जम्मू कश्मीर है और ये आपका लद्दाख है। लद्दाख डेजर्ट होता तो आप एक छोटा सा मार्क करते, वरना ये लद्दाख पूरा है तो आप ऐसे ऐसे मार्क कर देंगे। अवध साम्राज्य के अधीन क्षेत्र, अवध साम्राज्य यानी कि आपका अयोध्या, आप बस इतना लिख देंगे।
दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। ये सिर्फ दृष्टि बाधित छात्रों के लिए, जो देख नहीं सकते, उनके लिए एक राइटर होता है। तब भी मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। उस महाद्वीप का नाम बताइए जो अमेज़न बेसिन में स्थित है। अमेज़न बेसिन में स्थित महाद्वीप, so it is South America, if I am not wrong. उस राज्य का नाम बताइए जहां पर जगन्नाथ मंदिर स्थित है। पुरी, ओडिशा। जाटों का स्वतंत्र राज्य की स्थापना ट्राइबल पीपल के द्वारा की गई थी। सो ये रहा आपका एसएसटी का एक क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। सो थैंक यू। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।